नमस्कार, आदाब, सप्रेम, वंदे मातरम। शब्द सुरभि के इस नए एपिसोड में हम सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर मुकेश गौतम। कहा जाता है किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी वहां के प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि वहां का शिक्षित, संस्कारित और जागरूक नागरिक होता है। इन नागरिकों का निर्माण किसी मूर्तिकार के द्वारा नहीं होता, बल्कि एक शिक्षक के द्वारा होता है। एक शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक का ज्ञान नहीं देता, बल्कि वो छात्रों के अंदर एक सोच को जन्म देता है, एक जिज्ञासा को जन्म देता है, और यही जिज्ञासा आगे चलकर उन छात्रों में एक विशेष गुण पैदा करती है, जो कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब वही शिक्षक एक स्तंभकार हो और कई समाचार पत्रों में लगातार स्तंभ लेखन का कार्य करता हो, तो वो उस स्तंभ के माध्यम से समाज को जागरूक करने का कार्य करता है। जब वही शिक्षक एक चिंतक हो, तो समाज के अंदर एक चेतना जागृत करने का काम करता है। हमें खुशी है कि शब्द सुरभि के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्तित्व है। जी हाँ, मैं शब्द सुरभि के दर्शकों को जिस व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहा हूँ, उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी। डॉक्टर तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शब्द सुरभि में। कैसा लग रहा है आपको शब्द सुरभि में आकर? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ कि शब्द सुरभि के इस आलोकित आलोक में और साहित्य के इस बहुत ही चर्चित एपिसोड में मुझे आने का आमंत्रण मिला है। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर आमंत्रित किया गया है आपको आपके कार्यों की वजह से। लगभग 4 दशक से आप एक शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपने मुंबई के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज में 32 वर्षों तक लगातार एचओडी के रूप में कार्य किया, प्राचार्य के रूप में काम किया, और पिछले कई वर्षों से आप लगातार एक विश्वविद्यालय में शोध निर्देशक और शोधाचार्य के रूप में कार्यरत हैं। ये आपके वो कार्य हैं जो कार्य समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप अपने करियर को? मेरा बचपन तो गांव में बीता। अयोध्या परिसर में मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद मुंबई में मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा हुई, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि संतों, महात्माओं और वीरों की यह भूमि महाराष्ट्र ने मुझे जीवन के जितने भी सपने थे उसे पूरा करने का एक आकार दिया, एक स्वरूप दिया। जीवन में मुझे एक अच्छा शिक्षक बनना था। शिक्षक के नाते मैंने महाराष्ट्र राज्य की पाठ्य पुस्तकों को बनाने का कार्य किया। उस कमेटी में पिछले 14 वर्षों से मैं कार्यरत हूँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पुरस्कार, जो सबसे चर्चित पुरस्कार है, वह पुरस्कार मुझे मिला। साहित्य में भी मेरी रुचि थी, अकादमी का पुरस्कार मुझे मिला, और मैं महाराष्ट्र की इस धरती का ऋणी हूँ कि मुझे जो मेरे सपने थे सभी पूरे हुए शिक्षा और साहित्य में। कमाल की बात आपने कही। महाराष्ट्र की इस भूमि को जिसने आपके सपने पूरे किए, आपकी जो इच्छाएं थी उन सब इच्छाओं को पूरा किया, ऐसी धरती को हम बहुत बहुत नमन करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। आपने जो शिक्षा दीक्षा हुई, आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ हुई? अपने उत्तर प्रदेश में, या शुरुआती शिक्षा के बाद आप यहाँ आए? आपने उच्च शिक्षा, जैसे कि हम जानते हैं डॉक्टर दयानंद तिवारी जी MA, PhD और D.Litt, जो कि साहित्य की सर्वोच्च डिग्री मानी जाती है, उसके धारक हैं। अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी हमें दें। मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव अयोध्या परिसर में स्थित कमालपुर मुबारकपुर पिकार में हुई। 12वीं तक मेरी शिक्षा वहीं गांव के आसपास हुई। 12वीं के बाद मैं मुंबई आया। मेरा सौभाग्य है कि पहले महर्षि दयानंद कॉलेज परेल में
और उसके बाद मेरी पूरी शिक्षा रुइया महाविद्यालय, जो मुंबई का प्रतिष्ठित महाविद्यालय माना जाता है, वहाँ से हुई। और मेरा यह सौभाग्य रहा कि जो साहित्य का पुट मेरे भीतर आया, महर्षि दयानंद कॉलेज में रहते हुए मुझे चकल्लस के कर्ता धर्ता और उस समय के सबसे बड़े साहित्यकार रामावतार चेतन से मुलाकात हुई। और रुइया कॉलेज में आने के बाद डॉक्टर देवेश ठाकुर ने मुझे वह शब्द दिए जिसके नाते मैं आगे बढ़ पाया। शोध के लिए जब मैं आगे बढ़ा तो डॉक्टर राजम नटराजन और मैं डॉक्टर रामजी तिवारी सर का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने पीएचडी के बाद मुझे डीलिट करने के लिए कहा। और मैंने डीलिट जब करने के लिए मन बनाया तो उन्होंने विषय दिया भारतीय और पाश्चात्य समीक्षा के मूल्य, एक तुलनात्मक अध्ययन। आगरा विश्वविद्यालय से मेरी डीलिट पूरी हुई। डॉक्टर दयानंद तिवारी, ये आपने अपनी शिक्षा के बारे में बताया, लेकिन आपका करियर लगभग 40 वर्षों से आप स्वयं एक शिक्षक हैं। शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा के दीपक को जलाना, शिक्षा बांटना, आपने स्वयं शिक्षा ग्रहण करी और बाद में आपने शिक्षा के दीपक को जलाया। शिक्षा के दीपक से आपने बहुत सारे छात्रों के जीवन में उजाला भरा। आपका एक शिक्षक के रूप में जो करियर रहा वो कैसा रहा? मैं सबसे पहले जब मेरा एजुकेशन पूरा हुआ, एमए किया, तो उस समय कई बैंकों में मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन उसी समय चेंबूर स्थित स्वामी विवेकानंद कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ और पहले दिन से मुझे अच्छा लगने लगा कि मुझे एक शिक्षक बनना अच्छा है। 3 साल स्वामी विवेकानंद में पढ़ाने के बाद मैं वडाला स्थित SIWS कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। और उसके बाद मेरा मन था कि मैं जूनियर कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी विषय पढ़ा रहा हूँ। मैं लोगों को देखता था कि पाठ्यक्रम में उनके आलेख होते थे। मेरे मन में आया कि क्या मेरे जीवन में ऐसा समय आएगा कि मेरा भी आलेख होगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि 12वीं कक्षा की जो हिंदी की पुस्तक है उसमें मेरा आलेख है पल्लवन के नाम से, और उस आलेख को मैंने खुद भी पढ़ाया है। मुझे इस बात का गर्व है कि जब मैंने अपने विद्यार्थियों से पूछा कि आज 12वीं की पुस्तक हम लोग पहली बार उठा रहे हैं, कौन सा पुस्तक में पाठ पढ़ना है, तो विद्यार्थियों ने कहा आज पल्लवन पढ़ना है। मेरे मन में आया कि मैं पूछूं कि यह पल्लवन लिखा किसने है, तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि मेरे तिवारी सर ने लिखा है। और मुझे उस दिन से अच्छी खुशी अपने शिक्षक के कैरियर में कभी नहीं मिली। पिछले लगभग 40 वर्षों से आप लगातार अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं। पहले में और अब की पीढ़ी में किस तरह का फर्क आपको महसूस होता है? फ़र्क तो सही कहें महसूस होता है। पहले जो विद्यार्थियों के भीतर मूल्य थे, संस्कार थे और गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी, आज टेक्नोलॉजी आने के बाद, ख़ास तौर से मोबाइल युग आने के बाद बहुत परिवर्तन हुआ है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिन विद्यार्थियों के भीतर आज भी गुरु के प्रति मूल्य है, पिता के प्रति श्रद्धा है, संस्कार है, संवेदना है, वही विद्यार्थी ऊंचाई पाएगा। जो विद्यार्थी अपने मूल्यों से भटक जाता है, टेक्नोलॉजी के चक्कर में फंस जाता है, वह कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक करियर गाइड के रूप में भी बहुत सम्मानित हैं, बड़े सम्मान के साथ आपका नाम लिया जाता है। आप छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं, उनके परिवार को बुलाकर उनके साथ बैठकर उनको बताते हैं कि किस तरह की आपकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, किस तरह से आपको अपना करियर बनाना चाहिए। करियर निर्माण में आप बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ा नाम है आपका। करियर गाइड के रूप में आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं? मैं बहुत सीधे बताना चाहूँगा कि अगर आटा है तो उसकी रोटी भी बनती है, उसकी पूड़ी भी बनती है और उसका परोठा भी बनता है। विद्यार्थी के भीतर आज के टेक्नोलॉजी के युग में
विद्यार्थी छोटी छोटी रील देखकर भटक जाता है कि उसे क्या करना, वो समझ नहीं पाता। माँ बाप बुरा नहीं लगना चाहिए, जो समय देना चाहिए अपने बच्चों को वह समय नहीं देते, और आज विद्यार्थी ये नहीं समझ पाता कि आज के युग में उसे किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जबकि विद्यार्थियों के भीतर प्रतिभा होती है, मैं उस प्रतिभा को पहचानना चाहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यह जानूँ कि वह अपने जीवन में आगे क्या अच्छा कर सकता है। किसी को टेक्नोलॉजी पसंद होती है, किसी को मेडिकल पसंद होता है, किसी को दवा बनाना पसंद होता है, और किसी को आर्किटेक्ट बनना पसंद होता है, किसी को डिफेंस में जाना पसंद होता है, और किसी को लेखक बनना भी पसंद होता है। मैं उस बातचीत में पेरेंट्स के सामने, माँ बाप के सामने उनसे बात करता हूँ, मेरे समझ में आता है और मैं उसे बताने की कोशिश करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बच्चे की खुशी लगातार आगे बढ़ती जाती है, वह खुश होते जाता है, और मेरे समझ में आ जाता है कि इसका रास्ता यही है, इसको इसी तरफ जाना है। और पेरेंट्स भी खुश होते हैं, बच्चा भी खुश होता है, और उसकी रुचि का जब कैरियर मिलता है तो आसमान छूता है। कई बार ऐसा नहीं लगता आपको कि क्योंकि आप एक करियर गाइड के रूप में बच्चों को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सीए ही बनना पसंद हो, कभी किसी छात्र ने, कभी किसी बच्चे ने, कभी आपके किसी स्टूडेंट ने कभी आपसे ये कहा है कि मैं चित्रकार बनना चाहता हूँ, मैं कवि बनना चाहता हूँ, मैं शायर बनना चाहता हूँ? कभी कोई ऐसा अवसर आया? मेरे विद्यार्थियों में कवि भी हैं, लेखक भी हैं, फिल्मकार भी हैं, पत्रकार बहुत हैं, बहुत सारे एक्टर भी हैं, इंजीनियर बहुत हैं, डॉक्टर बहुत हैं। कई बच्चे फार्मेसी करने के बाद अपनी कंपनी चला रहे हैं, कई अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, कई अपना व्यवसाय कर रहे हैं। आज के विद्यार्थियों में एक चीज़ मैंने देखा है कि वो बहुत जल्दी 10वीं पास किए, उनसे पूछे कि क्या करना चाहते, तो बोलते हैं कि मैं व्यवसाय करना चाहता हूँ। मैं उन्हें समझाता हूँ कि व्यवसाय आज के युग में संभव तब है जब आप उसके बारे में जानते हो। आप पहले उसके बारे में जानो जो करना चाहते हो, तो बच्चे समझते हैं। जो आप करना चाहते हैं विधिवत रूप से उसकी शिक्षा ग्रहण करो, पहले उसके तकनीकी और गैर तकनीकी पक्षों को जानो, तब उस व्यवसाय में जाओ। आपका ये कहना है? देखिए, ऐसा है कि शिक्षा ग्रहण करने से कोई व्यवसाय नहीं बन सकता। मैंने देखा है कि पहले शिक्षा ग्रहण कीजिए, उसके बाद अनुभव लीजिए, और अनुभव जब आपको मिल जाएगा तब शिक्षा काम देगी, फिर आप आगे अपना स्वतंत्र व्यवसाय कर सकते हैं। ये मैं अक्सर कहता हूँ, अपने किसी भी वक्तव्य में हमेशा बताता हूँ कि इसके 3 स्तर होते हैं: अध्ययन, चिंतन और सृजन। अगर आपका अध्ययन अच्छा नहीं है तो आपका चिंतन का स्तर भी अच्छा नहीं होगा, और चिंतन का स्तर अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपका सृजन भी उस स्तर का नहीं होगा। धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी जी। शब्द सुरभि की यात्रा यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। हम ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का शब्द सुरभि के इस अंक में। हमारे साथ हैं मुंबई के प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी जी। डॉक्टर तिवारी जी, आप जब किसी छात्र के शोध निर्देशक बनते हैं, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी जी स्वयं उच्च शिक्षित हैं और एक बहुत ही श्रेष्ठ शोध निर्देशक हैं। इनके निर्देशन में अभी तक 22 छात्रों ने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जब आप किसी छात्र में देखते हैं, कोई छात्र आपके पास आता है शोध करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, उसमें आप क्या खास चीज़ें देखते हैं, और एक शोध निर्देशक के लिए इस दौर में सबसे बड़ी क्या चुनौतियां हैं? देखिए, सबसे पहले जब कोई भी विद्यार्थी मेरे पास शोध के लिए आता है तो मैं मुझसे सबसे पहला सवाल यही पूछता हूँ कि आपकी रुचि किस विषय में है, आप शोध किस विषय पर करना चाहते हैं। क्योंकि जो शोधार्थी होता है उसके मन में विषय का बिंब होता है। मैंने कभी भी आज तक किसी विद्यार्थी को विषय थोपे नहीं, बल्कि उनके मन में जो था वही उन्हें मैंने आगे बढ़ाया, उसकी सिनॉप्सिस बनवाई,
उनसे बातचीत की। और विषय जो होते हैं दो तरह से बनाए जा सकते हैं। मेरा 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 प्रश्न ये है कि आपका कहना ये है कि छात्र से बातचीत करके, संवाद करके, उनके अंदर से ही उनकी जिज्ञासाओं को देखते हुए आप उनके विषय निकालते हैं। तभी शोध अच्छा हो पाता है। हाँ अगर आप थोपते हैं जी। तो शोध नहीं होता, वह थोपा हुआ शोध होता है। मैंने तो अपने विद्यार्थियों को सिर्फ और सिर्फ जो उनके मन में था, कथ्य, शिल्प, कथानक, कविता, नई कविता, पुरानी कविता, सौंदर्यवादी कविता, छायावाद को लेकर, किसी भी विषय को लेकर, इवन कि अनुवाद को लेकर, जिन जिन विषयों पर उनकी रुचि रही है, मैंने शोध पूरा कराया है। और देखिए, एक चीज़ बताऊं कि शोध निर्देशक सिर्फ कागज के एक पेज पर शोध निर्देशक बन जाने वाला शोध निर्देशक नहीं होता। शोध निर्देशक ये होता है कि आपका विद्यार्थी जिस विषय पर पढ़ाई कर रहा है, अगर वह 5 पुस्तकें पढ़ता है तो आपको 25 पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, तब आप उसके शोध को बड़ा बना सकते हैं। अगर खाली शोध पर, विषय पर सिनॉप्सिस बना देना बिल्कुल शोध नहीं है। विद्यार्थी को हर कदम पर उन्हें सिनॉप्सिस कैसे लिखना है, उन्हें समीक्षा कैसे लिखनी है, पहला चैप्टर कैसे लिखना है, मुख्य चैप्टर कैसे लिखना है, उपसंहार कैसे लिखना है, इवन की अनुक्रम कैसे लिखना है, सब बताना पड़ता है। और आप तभी एक अच्छे शोध निर्देशक हो सकते हैं जब आप खुद पढ़ने लिखने वाले हों। आपको उस विषय की जानकारी होना चाहिए जिस विषय पर आप शोधार्थी को गाइड कर रहे हैं। नहीं तो आप छोटे हो जाएंगे, विद्यार्थी बड़ा हो जाएगा, तो गाइड का सम्मान तो तभी बना रहता है जब गाइड पढ़ने लिखने वाला होता है। बहुत अच्छी बात कही प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने। शोधार्थी का शोध निर्देशक होना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती का काम है, क्योंकि शोध जब ही अच्छा होगा जब शोधार्थी और शोध निर्देशक दोनों मिलकर उस पर बहुत परिश्रम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी कई समाचार पत्रों में लगातार अलग अलग विषयों पर स्तंभ लिखते हैं। स्तंभ लिखना आज की तारीख में नहीं, हमेशा से ही बड़ा चुनौती वाला कार्य रहा है। स्तंभ लिखने के लिए किसी भी रचनाकार को, किसी भी लेखक को बहुत जागरूक बने रहना पड़ता है। अपने विषय की हमेशा बारीक जानकारी इकट्ठी करती रहनी पड़ती है। और ऐसे में कोई व्यक्ति अगर कई समाचार पत्रों में, 5-6 समाचार पत्रों में अगर अलग अलग विषयों को लेकर लगातार स्तंभ लिख रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो काम कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी जी। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी, कैसे आप इतने सारे स्तंभों को एक साथ लेकर चल रहे हैं? देखिए, एक समय आता है जब आप पढ़ाई करते रहते हैं तो विषय अपने आप निकलते हैं। एक अखबार में पिछले 5 वर्षों से मैं साहित्य सलाहकार लिखता हूँ। तो जब मैं साहित्य सलाहकार लिखता हूँ हर सप्ताह, तो मैं पढ़ता हूँ, वह ज्ञान मेरे पास आता है। दूसरे एक अखबार में मैं समीक्षा लिखता हूँ जी। तो समीक्षा के लिए पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, वो भी मेरे ज्ञानवर्धन करती हैं। एक अखबार में मैं लोगों के बारे में लिखता हूँ, साहित्यकारों के बारे में लिखता हूँ, तो हमें जानने का मौका मिलता है। एक अखबार में मैं करियर पर लिखता हूँ, तो मुझे करियर के बारे में, नए नए करियर के बारे में जानने का अवसर मिलता है। और मुझे बहुत प्रिय है परिवार पर लिखना। एक अखबार में मैं परिवार स्तंभ पर कुटुंबकम मम जीवनम लिखता हूँ, जहाँ पर मैं आज के युग में जो चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं परिवार से, परिवार की संवेदना, परिवार का संस्कार, परिवार के मूल्य, परिवार के संबंध, जिसके कारण आज परिवार में टूटन शुरू हो गई है। बच्चे से लेकर, बहू से लेकर, बेटे से लेकर, पिता से लेकर, माता से लेकर परिवार टूट रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के अंधी दौड़ में मोबाइल को लेकर, ख़ास तौर से मैं कह सकता हूँ सोशल मीडिया को लेकर, ऐसे में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर समाज और परिवार को एक बनाए रखना है तो टेक्नोलॉजी काम करने वाली नहीं है, साहित्य ही काम करेगा।
साहित्य ही संस्कार दे सकता है, साहित्य ही संवेदना दे सकता है, साहित्य ही सुधार सकता है, साहित्य ही मूल्यवान बना सकता है। अगर कोई साहित्य के पुस्तकों से दूर होकर रील के चक्कर में बड़ा बनना चाहता है, मैं कहता हूँ यह कभी संभव नहीं है। प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपने यूं तो बहुत सारे कीर्तिमान, बहुत सारे प्रतिमान स्थापित किए हैं। आपकी भावी योजनाएं क्या हैं? इस तरह की कोई योजनाएं? देखिए, चूँकि मैं शिक्षा के साथ लेखन भी कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरी आने वाली जो पुस्तक है, मैं आपको बता दूँ, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ड कैरियर नाम से मेरी पुस्तक आज प्रेस में है। जी। साहित्य और समीक्षा की पुस्तक छप चुकी है। हिंदी व्याकरण को लेकर मैंने पिछले 10 साल में शोध किए हैं। हिंदी व्याकरण जो केजी से लेकर पीजी तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, मैं उसे भी लिख चुका हूँ। आने वाले समय में मैं परिवार के रिश्ते, समाज के रिश्ते और टेक्नोलॉजी से, मैं टेक्नोलॉजी को कभी मना नहीं करता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आज टेक्नोलॉजी ने अनुशासन समाप्त कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप मोबाइल रखिए, कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया पर रहिए, लेकिन एक पुरानी कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयते, यह भावना लोगों ने भुला दी है। मैं चाहता हूँ अपने साहित्य के माध्यम से जो आने वाली पुस्तकें हैं वह ऐसी हों जो हमारे समाज में, नई पीढ़ी में और पुरानी पीढ़ी में अच्छे संस्कार, अच्छे संवेदना और अच्छे मूल्य दे सकें, तो मैं अपने लेखन का आभारी होऊंगा। प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी जी, आपने आज शब्द सुरभि के दर्शकों को इतनी सारी बातें बताई जो कहीं ना कहीं छात्रों के करियर को निर्धारित करता है, जो कहीं ना कहीं समाज में एक नई दिशा, नई चेतना जागृत करता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को आज आपने हमारे दर्शकों को बताया। मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ कि छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक कदम होता है जब वो 10वीं कक्षा पास करते हैं। 10वीं कक्षा पास करने के बाद ही कहीं ना कहीं उसके माता पिता और छात्र ये सोचते हैं कि उसका करियर किस दिशा में जाना है। तो क्या ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और इसे आप किस तरह से मानते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि छात्र जीवन का यह सबसे अहम पड़ाव है। इसमें माता पिता को अपने बच्चों को किसी न किसी कैरियर काउंसलर के पास लेकर बैठना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि खाली टेक्नोलॉजी से जो कैरियर काउंसिल परीक्षा लेता है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मनोवैज्ञानिक ढंग से जो कैरियर काउंसलर विद्यार्थी को समझ सकता है उसके पास बैठना चाहिए। और माँ बाप को ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है, आज का युग सर्टिफिकेट और डिग्री का ही युग बिल्कुल नहीं है। अगर आप डिग्री के साथ आपके भीतर कोई गुण नहीं है, कोई कर्म नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपकी डिग्री सिर्फ फ्रेम में बनकर रह जाएगी। आज डिग्री के साथ आपको कुछ न कुछ ऐसा सीखना है कि जो आने वाले समय में आपके लिए उपयोगी हो सके। जैसे आज के समय में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बार बार ये कहते हैं कि मुझे कॉमर्स करना है, या मुझे साइंस करना है, या मुझे आर्ट्स करना है। तो मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा, अपील करूँगा कि आप क्यों करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आप सोचिए। और आप जो भी करना चाहते हैं, सब विषय अच्छे हैं, लेकिन आप उस विषय में शिखर पर रहिए, सबसे ऊंचाई पर रहिए, उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए और आपका पढ़ना किसी काम का होना चाहिए। अगर पढ़ना सिर्फ डिग्री हुई तो वह काम का नहीं है। अगर डिग्री के साथ आपने कुछ करना सीख लिया, यह युग ही ऐसा है
यह युग डिमांड करता है इस बात का कि आपके डिग्री के साथ, आपकी योग्यता के साथ आपको आता क्या है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपकी डिग्री ऐसी ही रहेगी। आप जहाँ भी इंटरव्यू में जाएंगे, साक्षात्कार में जाएंगे, लोग पूछेंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आज युवा पीढ़ी इस समस्या से संघर्ष कर रही है कि बड़े बड़े कॉलेज में बड़े बड़े नाम से, बड़े बड़े डोनेशन से पढ़ना नहीं होता। आप महाराष्ट्र सरकार के किसी संस्थान में पढ़ रहे हैं, शोधपूर्ण पढ़ाई होना आवश्यक है। आप जो भी पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और समझ कर पढ़ें तो उसका वैल्यू है। तो दर्शकों, आज हमारे साथ शब्द सुरभि के इस एपिसोड में थे प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी, जो एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और करियर गाइड के रूप में समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। वैसे भी एक शिक्षक सिर्फ एक छात्र का भविष्य नहीं बनाता है, बल्कि वो पूरे समाज को दिशा देने का काम करता है। आइए हम सब लोग मिलकर ज्ञान का सम्मान करें, जिज्ञासा को जीवित रखें। मैं हूं डॉक्टर मुकेश गौतम। शब्द सुरभि के अगले एपिसोड में किसी खास व्यक्तित्व के साथ आपसे फिर संवाद करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए विषय के साथ, किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ। शब्द सुरभि को अपना प्यार बनाए रखिए, शब्द सुरभि के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।